आज घर खरीद सकते हो तो खरीद लो, आगे नहीं खरीद पाओगे जिस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है। जो लिक्विडिटी का इशू है, कैन वी मेक आवर हाउस आल्सो अ बिट मोर लिक्विड इन फ्रॉम फाइनेंशियल टर्म्स? Statistics is like a skirt. It reveals more than it hides. जितने ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल आके इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं ना कि मैं तो घर नहीं खरीदूंगा, मैं तो किराए पे ले लूंगा, उस सबके पास अपना घर है। मतलब आप कह रहे हो गुड़गांव जो है वो मुंबई वाली सिचुएशन। घर खरीदे ही नहीं इज नॉट राइट, घर जरूर खरीदे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रियल इन रियलिटी। माय नेम इज सुनील बंबानी और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में हर बार हम बुलाते हैं एक नए रियल हीरो को जो कि रियल एस्टेट का रियल हीरो है। हु इज दैट? इट इज अ कस्टमर। सो टुडे आई हैव मिस्टर प्रतीक अग्रवाल विद मी। हेलो प्रतीक, हाउ आर यू? Hi, Sunil. कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, so I am प्रतीक अग्रवाल। मैं एक मिडिल ईस्ट की टेलीकॉम कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस का बिजनेस हेड हूँ। ओके प्लस ऑल्सो काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ मैं अटैच रहता हूँ। मेरा अपना भी स्टार्टअप था। प्लस आई वर्क विद लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। ओके ओके। सो यू हैड सम कंसर्न हाँ। रिगार्डिंग सम परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। सो ये कंफ्यूजन है रहता है कि यार वंस यू कम बैक टू इंडिया, शुड यू रेंट अ प्रॉपर्टी और यू गो ऑल इन कि एक परचेज ही कर लेनी चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन था। मैंने कहा आपसे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। ओके। सो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, सो व्हाट इज योर प्लान विद द रेस्ट ऑफ द फंड्स? आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इफ इज दिस इज द मोटो, और अभी आप चाह रहे हैं कि पहले मैं रेंट कर लूं और कुछ टाइम रह के देख लूं एंड देन मे बी आई बाय समथिंग? सी, मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ये अच्छा, बहुत बड़ी okay. प्रॉब्लम है। ठीक है कि नो नंबर नो, आई नो व्हाट यू वेयर इट इज गोइंग। या तो नंबर्स पे ना बहुत चलता है कि यार इज रेंटिंग बेटर या इज बाइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, राइट? Okay. कि बहुत बज़ चल रही है मार्केट में, राइट? कि नहीं यार मैं बाय क्यों करूँ, राइट? कि रेंट कर लो, रेंट कम है, और उसी बाकी पे पैसे रहो, म्यूचुअल फंड्स में बाकी लगा पैसे दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो बहुत लोग कर रहे या हैं। स्टॉक में डाल दो, व्हाटएवर, राइट? राइट, एंड पीपल हैव सीन दैट बूम इन द स्टॉक मार्केट, करेक्ट। ठीक है, लास्ट 5-7 इयर्स में। उनको लगता है यार स्टॉक में तो बड़ा पैसा है, मिलता हमने उससे बेटर है कि रेंट करो और स्टॉक में पैसा डालो। है। सो ये कंफ्यूजन है। सो व्हाट डू यू थिंक, दिस जो बस चल अच्छा, रही है पहले market? पहले मुझे एक आंसर दो। आपने स्टॉक्स में कर दिए पैसे, हम्म, ठीक है? तो आज हम रेंट कर लेते हैं हम्म, और सारे पैसे स्टॉक्स में डाल देते हम्म, हैं। अब वो स्टॉक्स में पैसे ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम्म, लास्ट में क्या करोगे? घर ही खरीदोगे ना? तो हम्म। तो मेरे हिसाब बात से तो तो सही है। मेरे हिसाब से यू शुड बाय अ हाउस। सो इफ यू टॉक अबाउट, आई मीन इफ यू टॉक टू मी व्हाट शुड यू डू? यू शुड बाय अ हाउस। आज घर खरीद लो, आज घर खरीद सकते हो तो खरीद लो, आगे नहीं खरीद पाओगे जिस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है और जिस तरीके से प्राइसेस एस्केलेट हो रहे हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। यू विल नॉट बी एबल टू बाय हाउस इफ यू डोंट बाय इट टुडे। हाँ, प्लीज बाय इट। सो व्हाट यू आर सेइंग, इट्स काइंड ऑफ, जैसे मैं सोच रहा था कि अगर मैंने आज म्यूचुअल प्लस से स्टॉक में डाल दिए राइट। और वो इतना ग्रो करा कि आज उतने ही पैसे अगर मैं स्टॉक में डालता या उतने पैसे एक घर खरीदता, लेट्स टेक एग्जांपल, तो 10 साल बाद शायद मैं उतने पैसों से 2 घर खरीद पाता। ओके। ऐसा पॉसिबल है? ओके, ऐसा पॉसिबल आई डोंट थिंक सो है। चलो इसको ऐसे समझते हैं कि तो अभी आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं रेंट कर लेता हूँ और रेंट में तो मेरा 2-3% 4% का यील्ड होता है। 2 ये ही 3% निकलती है, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग जबकि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में मतलब 8%, 10%, 16%, 25% भी बन जाती है, राइट? डिपेंडिंग ऑन वेयर यू इन्वेस्टेड हाउ इज। सो ऑन एन एवरेज 12-13% वहाँ बन जाती है आपकी, राइट? राइट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, घर खरीदना जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि जो घर खरीदना है वो एक इमोशनल डिसीजन है कि जी घर होना चाहिए, आपकी शादी होती होगी, वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ये एक इमोशनल डिसीजन है। आई शुड रादर यूज दिस मनी इन माई बिजनेस और आई शुड इन्वेस्ट समवेयर एंड आई शुड लिव ऑन रेंट। राइट। आप एक बात समझो, ये इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। इमोशनल डिसीजन वो है जो आप दूसरा वाला सोच रहे हो ना कि आज मैं 5 करोड़ रुपए इकट्ठे निकाल के लगा दूं। अरे नहीं 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 नहीं, 70,000 रुपए में किराए पे घर मिलता है, मैं ना सिप कर लेता हूँ। ठीक है ना? एग्जैक्टली। सर वो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। देखिए, फाइनेंशियली एट द एंड ऑफ द डे यू आर सीए, यू नो लास्ट में जो कैलकुलेशन होगी वो इक्वल मैच हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपका जो घर खरीदने का डिसीजन है, आप बेसिकली कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहे जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, राइट, क्योंकि आपकी वो ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी और एग्जैक्टली। वो जो एसआईपी जो है
वो तो मैं कभी भी रोक सकता हूँ, वो तो अगर मेरे घर पे कोई दूसरा खर्चा आ गया तो मैं नहीं पे करूंगा। एग्जैक्टली सर फिर कैसे वो वाला कॉर्पस जनरेट करोगे जो यहाँ पे रियल एस्टेट में वेल्थ जनरेट होगी? वो कमिटमेंट से ही तो होगी। वो कह रहे हो जो एक हार्ड कोर कमिटमेंट है, वो राइट? तो रियल एस्टेट में ही मतलब आएगी। एक जो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि नहीं ये पैसा जाना ही जाना है आपका। जाना ही जाना है। So that is what helps you keep टू motivated मेक to योर make that टू money. क्रिएट योर वेल्थ। सो बेसिकली आप भी जो कह रहे हो ना कि मैं एसआईपी कर लूं या म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में लगा दूं एंड एवरी मंथ आई पे सम पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कमिटमेंट लेवल मुझे नहीं लगता 100 में से शायद एक बंदा भी कर पाता होगा, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं अगर आप वो अचीव करते भी हो और किसी कारण से आपको वो फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, इट इज़ वेरी ईज़ी टू लिक्विडेट। इट इज़ डिफिकल्ट टू लिक्विडेट अ हाउस। इट इज़ ईज़ी टू लिक्विडेट, यू गेट इन नेक्स्ट डे, Exactly. राइट? सो वो जो इम्पल्सिव विथड्रॉल होगा ना मार्केट कोलैप्स होने पे या मार्केट के फ्लक्चुएशंस पे, वो आप वहाँ विथड्रॉ कर पाओगे, उसको आप लॉन्ग टर्म पे होल्ड ही नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सुनील, बिकॉज मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाले तो इट इज लिक्विड एसेट, इट इज़ लिक्विड राइट? एसेट। वाइल प्रॉपर्टी इज अ फिक्स एसेट, राइट? करेक्ट। अगर आज मुझे इमरजेंसी है तो मैं प्रॉपर्टी से एकदम से पैसे नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल राइट? सकते मतलब भी। मुझे प्लान करना पड़ेगा, बायर ढूंढना पड़ेगा, सेल करूंगा, व्हाटएवर, लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन। एंड हाँ, अगर मुझे ऑन द अदर हैंड अगर ये एसेट है, सिप है या म्यूचुअल फंड है, तो मैं इमीडिएटली निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। बट व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी राइट कि अगर वो म्यूचुअल फंड में पड़ा है पैसा, ठीक है, तो एक इम्पल्सिव विड्रॉल बहुत हो यस, सकता है जो यस। प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता। राइट? और 90% ऑफ द टाइम क्या होता है प्रतीक, जब वो जो इम्पल्सिव वाला होता है ना, इफ यू डेफर इट फॉर 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़ ना, ओके, सडनली यू रियलाइज दैट दिस वाज़ नॉट माय नीड, दिस वाज़ माय वांट। नो नो, आई हैव सीन दैट। मेरे एक फ्रेंड ने अच्छा खासा करीब 25-30 लाख रुपए गवाए थे एक दिन में, एक दिन जस्ट बिकॉज वो स्टॉक गिरा और उसने कहा नहीं यार ये मैं निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ मैं। एंड देन नेक्स्ट डे दैट स्टॉक वाज करेक्ट, 20% अप। करेक्ट। तो आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, बट इसका और क्या तरीका, मतलब जो लिक्विडिटी का इशू है, राइट? कि अगर हम कैन वी मेक आवर हाउस also a bit more liquid in from Yes, financial terms? yes. See, there are a lot of financial, products which make your product liquid. आज अगर आपने प्रॉपर्टी ले रखी है और प्रॉपर्टी आपके पास है, आप एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके रख लो बैंक से अपने। एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके रख लो अगर आप अर्जेंसी है। लोग कहते हैं जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं कहते हैं यार 5 करोड़ रुपए घर है, आज मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, मैं कोई एक कमरा थोड़ी बेच दूंगा। Correct, correct. ठीक है ना? सो म्यूचुअल फंड्स में तो आई कैन सेल सम पार्ट ऑफ द Portion of एनएवीज it. और व्हाटएवर जो Exactly. यूनिट्स होती हैं वो। अरे तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लो, उसको यूज करो, थोड़े टाइम के बाद राइट ऑफ कर दो उस लोन को, या आप एक ओवरड्राफ्ट लेके रख लो, अगर आपको जरूरत है आप उतने टाइम के लिए यूज करो एंड देन रिटर्न इट बैक। एटलीस्ट वो जो प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, वंस यू गेट इनटू इट, एटलीस्ट दैट इज ग्रोइंग, दैट इज क्रिएटिंग योर वेल्थ स्लोली एंड स्लोली, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली बाय अ हाउस एंड यू शुड नॉट गेट इनटू दैट ट्रैप। जितने ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल आके इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं ना कि मैं तो घर नहीं खरीदूंगा, मैं तो किराए पे ले लूंगा और मैं उस पैसे को सिप में लगा दूंगा, वो सबके पास अपना घर है। बट ठीक है, ये बात सही है, बट यील्ड को कैसे, मतलब नंबर्स, लोग मेरे से नंबर्स बात कर रहे हैं, राइट? नंबर्स को कैसे बीट करोगे, या नंबर्स के बियॉन्ड आर देयर एनी अदर थिंग्स व्हिच पीपल जस्ट, क्योंकि प्योर नंबर्स आर ऑलवेज, सी स्टैटिस्टिक्स इज लाइक अ स्कर्ट, करेक्ट। राइट? इट रिवील्स मोर देन इट हाइड्स, राइट, ठीक है? राइट, सो हाउ यू सी द नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? राइट। सो इन दैट केस लेट अस अंडरस्टैंड, हम बात कर रहे हैं 2 से 3% की रेंटल यील्ड की, राइट? और रेस्ट ऑफ द मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन से द म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। सबसे पहले एक बात समझो, रेंटल of a house comes with lot of other problems and other add-ons which people don't consider. आज अगर आप घर में आज किसी सोसाइटी में आप शिफ्ट कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम योर रेंटल, योर अदर एक्सपेंसेस, यू विल पे अ ब्रोकरेज फीस टू द ब्रोकर हु विल प्रोवाइड यू दैट फ्लैट ऑन रेंट, राइट? वो दोगे। उसके बाद आप उस सोसाइटी में मूव इन मूव आउट का जो भी पैसा लगता है वो भी पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नए घर में शिफ्ट किया तो कहीं ना कहीं आपका फर्नीचर उस हिसाब से फिट इन नहीं हो रहा, तो कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। कर्टन का बड़ा खर्चा है। कर्टेन ही आपको ऊपर Correct. नीचे करने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे छोटे-छोटे और ऐड ऑन एक्सपेंसेस होते हैं, जो कहीं न कहीं आपको वो करने पड़ेंगे एंड दैट यू आर नॉट अकाउंटिंग फॉर। And then packer and movers are these पैकर्स एंड days, it's मूवर्स, crazy. यस। And then और I आपका इतना एक्सपेंसिव फर्नीचर है, आप उसको अच्छे पैकर्स मूवर से मूव कराओगे और फिर भी वियर एंड टियर होगा। हाँ, और हर बार आपको मूव इन करने के लिए 3-4 दिन की छुट्टी भी लेनी है। लेनी है। वो उसकी और कॉस्ट कोई नहीं लेता। और एक बात और बताओ, हर 11 महीने के बाद जो 10% आपका किराया बढ़ता है, उसको भी कोई अकाउंट फॉर नहीं कर रहा। Correct. लोग बड़ी सुंदर सी एक्सेल शीट बना देते हैं कि मैं हर महीने इतना दूँगा Correct. और हर महीने यहाँ पे रिटर्न आएगा तो मैं यहाँ ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। अरे फास्ट फॉरवर्ड 5 इयर्स, योर प्रॉपर्टी आल्सो डबल्स। Hmm. You make a simple interest of 20%, Hmm.
राइट? हम्म, वहाँ पे आपके पास कंपाउंडिंग आ रहा था 12-13%, एवरेज आउट कर लो, सेम तो पड़ता है। सही। एटलीस्ट आपने घर तो बना लिया। बट कन्वीनियंस की प्राइस कैसे डालोगे, सर राइट? कन्वीनियंस नहीं है, ये कमिटमेंट है। हाँ, आप कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे कि मैं आज 5-7 करोड़ रुपए लगा के घर खरीद लूँ, पर मैं 70-80 हज़ार रुपए का किराए पे रह लूँगा और फिर आप अपने आप को पैसिफाई कर ले हो। थोड़े दिन के बाद मैं नए घर में शिफ्ट कर जाऊँगा, वहाँ पे मुझे व्हाइट वॉश करा हुआ मिलेगा, मेरा एक्सपेंस बच जाएगा। दैट इज़ व्हाट यू आर टॉकिंग, राइट? सो बाइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। यू शुड लुक फॉर बाइंग एन अपार्टमेंट। मैं वही कह रहा था, जो कन्वीनियंस की बात मैं कह रहा था, वो ये कह रहा था कि जो ओनिंग में कन्वीनियंस है कंपेयर टू रेंटिंग, हाँ, कि बार-बार मूव इन करना, मूव इन नहीं पोर्ट करना करना, आपको, राइट? तो और लैंडलॉर्ड के इश्यूज़ झेलना, राइट? वो हम कहीं अकाउंट फॉर नहीं वो करते, कहीं अकाउंट फॉर नहीं करते। राइट? आपका व्हिच एक सर्कल बन जाता है एक सोसाइटी के अंदर, एग्ज़ैक्टली, आपका सोशल सर्कल भी है, बच्चों का स्कूल है, बच्चों का राइट? स्कूल है, कि बच्चों आप का अपना सर्कल है, एग्ज़ैक्टली, फ्रेंड सर्कल है, तो वो अकाउंट फॉर करना बड़ा मुश्किल है नंबर टर्म्स, राइट? राइट? सो दिस इज़ इमोशनल। एग्ज़ैक्टली। बट बाइंग अ हाउस आई थिंक इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन और हमें घर खरीदना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लोग अकाउंट फॉर नहीं करते। आप देखो एक्सेल पे एक कैलकुलेशन बनाना, यू आर अ सीए, यू आर सेइंग, तो वो एक एक्सेल पे कैलकुलेशन बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट क्या वो हम प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं? क्या हम वो जो हर महीने की कमिटमेंट कर रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं? राइट? करेक्ट। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, ये भी पॉइंट है डिस्कस करने का। आज आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद ली, हुँ, राइट? एक एक्स अमाउंट पे आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, बिल्डर ने आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, कोर्ट में रजिस्टर हो गया, आपने 10% पे किया है, हुँ, राइट? अब वो जो रेट फिक्स हो गया आपके और बिल्डर के बीच में, दैट इज़ अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, वो आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, राइट? अब जैसे-जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी, अगली पेमेंट हो सकता है 6 महीने के बाद आए, उसके बाद हो सकता है अगली पेमेंट 1 डेढ़ साल के बाद आए। तो इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान, एज़ एंड व्हेन योर हुँ, कंस्ट्रक्शन विल रीच दैट माइलस्टोन, आप वो पेमेंट पे करोगे। अब आप कह रहे हो कि मैं पैसों को स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में डाल के अपने ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर लूँगा। आप मुझे बताओ कौन-सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आज से अगले 20 साल की एनएवी आज ही साइन कर लेगा आपसे? जिस दिन आप पैसे दोगे उस आज से 6 साल के बाद जब आपका वो अमाउंट जा रहा होगा, तो 6 साल बाद की परचेज़ प्राइस लगेगी ना। तो मतलब अगर मैं नंबर टर्म्स में बोलूँ जो आप कहना चाह रहे हो, हाँ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो आप कह रहे हो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि आपने एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, करेक्ट। जिसमें आपने लेट्स से 10% अभी पे कर दिया, 50 लाख 50 रुपए लाख दे पे दिया कर दिया, आपने, राइट। लेट्स से ओवर द 6 मंथ्स आपने 1.5 करोड़ दे दिया, ठीक है, ठीक है? डन। और आपका प्लान ये है कि बाकी 3.5 करोड़ आपके एकदम पोज़ीशन पे आगे देने ठीक है, लेट्स से क्लोज़र टू पोज़ीशन पे पोजेशन जाने, देने ठीक हैं, है, राइट। क्लोज़र पोज़ीशन। तो आपका जो एप्रिसिएशन है, वो 1.5 करोड़ पे नहीं है, हुँ, वो एप्रिसिएशन पूरे 5 करोड़ पे है। वो एक अलग बेनिफिट है। एग्ज़ैक्टली र वो 5 करोड़ पे मिल रहा है आपको राइट, एप्रिसिएशन, राइट। जबकि पैसे आपने सिर्फ 1.5 करोड़ आपने दिए हुए दिया हैं। ही नहीं है, आप उस पैसे पे पैसा कमा रहे हो जो आपने दिया ही नहीं है। करेक्ट, रियल एस्टेट करेक्ट। इज़ रियल, दैट इज़ इट एंड इट इज़ अ टेंजिबल एसेट वी आर गेटिंग। व्हाइल अगर हमने यही म्यूचुअल फंड में 1.5 करोड़ डाले होते आज, हुँ, तो मुझे सिर्फ 1.5 पे एप्रिसिएशन मिलता है, वो हुँ। 3.5 में नहीं मिल रहा होता। सर एक बात बताओ चलो, आप किसी बैंक के पास चले जाओ, बोलो मुझे इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लेना है। मिल जाएगा आपको? आपकी बिल्कुल मिल एलिजिबिलिटी है, जाएगा, मिल बिल्कुल जाएगा। मिल जाएगा आप उस बैंक वाले को जाके बोलो कि भाई मेरे को तेरे बैंक के शेयर खरीदने के लिए लोन दे दे, देगा? देगा? हँसेगा आप तो पे। जब बैंक ही नहीं देगा आपको तो आप मतलब नॉर्मली क्या होता है जब आप प्रॉपर्टी लेते हो तो कहते हो कि मैं लोन ले लेता हूँ, बैंक पेपर चेक कर लेगा तो मैं सैटिस्फाई हो जाऊँगा। अरे वो बैंक जो तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए लोन दे रहा है, वो बैंक तुम्हें अपने ही शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं दे रहा है, तो फिर आप खुद समझ सकते हो कि बाइंग इज़ बेटर कि रेंटिंग इज़ बेटर। नहीं बट एक और इश्यू है देखो इसमें वो व्हिच इज़ कि सिप तो आप एक छोटा-छोटा अमाउंट भी कर सकते हो, राइट? कि मुझे आज 50,000 ही करने हैं, मेरे पास मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि 50,000 का सिप कर दिया मैंने, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर घर खरीदना है, तो वो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ व्हाटएवर जो गुड़गाँव में हमारे रेट्स हैं, ठीक है? वो पूरी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? चलो मान लिया 30% भी करनी है, लेकिन वो एक लमसम पैसा निकालना कंपेयर्ड टू एक सिप करना। सर छोटा खरीद लो, हुँ, दूर खरीद लो। हुँ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि घर ज़रूर खरीदो। आपको लगता है आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है या कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि मैं इतना स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं। आप कहीं दूर घर खरीद लो, कुछ आपका रेंट उससे कंपनसेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन वो जो आपका एसेट बिल्ड होगा, वो जो आपकी वेल्थ बिल्ड होगी, जो रियल रियल एसेट बिल्ड होगा आपका, वो आपको प्रॉपर्टी दे पाएगा। आप कितनी कितनी स्टोरीज़ देखते होंगे लोगों की कि पीपल हैव बिकम मिलियनेयर ओनली बिकॉज़ दे एंटर्ड रियल एस्टेट एट द राइट टाइम। at the right time, right? So if you think that you cannot buy a high end property, कोई बात नहीं, कोशिश करो अच्छी लोकेशन पे छोटी प्रॉपर्टी ले लो। उसके रेंटल से यहाँ रेंटल अकाउंट फॉर कर लो, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि मैं अच्छी लोकेशन पे छोटी नहीं ले सकता, कोई इमर्जिंग मार्केट में चले जाओ। वहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी बाय कर लो, वहाँ पे कोई स्कीम है, आप लो ना, आप 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मत लो, आप 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने 10% पेमेंट करी, हुँ, ठीक है? और प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू भी 10% एप्रिशिएट कर गई, यू मेड योर मनी 2x। करेक्ट, कैसे होता है ये स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में? सही है। मुझे तो नहीं दिखता।
हम्म। राइट? सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आई थिंक सब कुछ नहीं कंसिडर करके डिसाइड करना नहीं, अभी चाहिए। हम जो बात करी इसमें कि एट द राइट टाइम, व्हाट इज दैट राइट टाइम? सर, टुडे इज द राइट टाइम, टुडे इज द राइट टाइम। एवरी टाइम इज राइट टाइम। तो क्या हुआ इसके ऊपर, एक किसी के साथ बैठा हुआ था मैं, वो हमें बोलते थे कि यार पता है 20,000 रुपये गज में प्लॉट मिल रहा था गुड़गांव में, मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे लगा महंगा है। मैंने कहा फिर? कह रहे फिर यार वो 70,000 हो गया। मैंने कहा फिर ले लिया? कह रहे नहीं यार 70 का हो गया था, कैसे ले लेता, वो महंगा है। तो अब कितने का है? अब 3 करोड़ रुपए, 3 लाख रुपए गज है। मैंने कहा तो अब? कह रहे अभी भी नहीं लिया। तो अभी महंगा है क्योंकि तो एवरी डे व्हेनेवर यू बाय प्रॉपर्टी इट विल बी एक्सपेंसिव। फास्ट फॉरवर्ड 5 years यू विल से बहुत अच्छा हुआ मैंने उस टाइम ले लिया, नहीं लिया होता तो आज मैं ले नहीं पाता। और मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पेशली यंगर जनरेशन को बोल रहा हूँ कि ले लो, नहीं तो सीरियसली नहीं ले पाओगे। ऐसा समय आने वाला है कि आप नहीं ले पाओगे और रेंट इतने बढ़ जाएंगे कि रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। काफी लोगों के लिए वो समय आ चुका है और बाकियों के लिए आ जाएगा बहुत ही जल्दी। पता आप कह रहे हो गुड़गांव जो है वो मुंबई वाली सिचुएशन में, राइट? आप देखो ना, एक एक लिमिटेड एरिया है गुड़गांव का, हम्म। आई थिंक 25-30 किलोमीटर का एरिया है गुड़गांव का। हम्म। उसी एरिया में सारी हैपनिंग हो रही है, राइट? अब उस एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ दी मार्केट्स में काफ़ी काफ़ी जगह पे सैचुरेशन पॉइंट्स आ चुके हैं। आज बिल्डर्स को बड़े लैंड पार्सल्स ही नहीं मिल रहे, करेक्ट। और जिस रेट पे लैंड पार्सल्स मिल रहे हैं, यू आर अ सीए, नाउ ओपन योर एक्सेल एंड डू दिस कैलकुलेशन कि अगर एक डेवलपर को एक्स अमाउंट पे लैंड मिल रही है, राइट? और अभी न्यूज़ में था, किसी किसी डेवलपर ने 7-8 एकड़ लैंड पता नहीं 600-700 करोड़ रुपए की खरीदी है ऑन एक्सटेंशन रोड समवेयर, ऐसा कुछ था न्यूज़ में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट अगर इस प्राइस पे लैंड बाइंग हो रही है, उसके बाद लाइसेंस फीस है, उसके बाद रेरा की रेगुलेशंस हैं, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ब्रोकरेजेस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, 6-7 साल का ऑफिस एक्सपेंस है, एड ऑन एवरीथिंग, यू आर बाइंग अ स्टील डील इवन टुडे एट दीज प्राइसेस। ये आपने सही बोला, चलो कि एसेट अच्छी बन के आएगी, लेकिन है तो डेप्रिशिएटिंग एसेट। मतलब मैं सिप में डालता हूँ, वो हमारे फाइनेंस में होता है कि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है, वो अप्रिशिएटिंग है। तो सिप तो एक अप्रिशिएट हो रहा है, राइट? या म्यूचुअल फंड अप्रिशिएट हो रहे हैं, स्टॉक अप्रिशिएट हो रहे हैं। बट अपार्टमेंट जो है स्पेसिफिकली, वो तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, अगर हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, एक लाइफ है उसकी। तो सो देखो, अपार्टमेंट्स जो अब बन रहे हैं, अगर हम करंट कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो जो ये माइवन कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरीके के अपार्टमेंट्स अब डिलीवर हो रहे हैं और जो नई सप्लाई आने वाली है, दीज अपार्टमेंट्स हैव लाइफ ऑफ 90 इयर्स, 100 इयर्स। तो इतने ईयर की लाइफ के ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो ये आपकी जो लाइफ साइकिल है उसको आप सरपास कर जाओगे, और दीज आर नॉट डेप्रिशिएटिंग एसेट्स नाउ। सेकेंडली, व्हेन यू बाय एन अपार्टमेंट यू आल्सो बाय अ लाइफस्टाइल, राइट? तो वो जो लाइफस्टाइल अप्रिसिएशन होता है, उसका तो कोई वर्थ ही नहीं है, उसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा आउटस्कर्ट में भी घर लिया है, तो आफ्टर फ्यू ईयर्स दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सिटी, राइट? तो आज अगर गोल्फ कोर्स रोड पे जो फ्लैट्स बिके हुए हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा एमिनिटीज वाले भी नहीं है, बट एवरीबडी एस्पायर टू लिव ऑन इन दोज अपार्टमेंट्स, बिकॉज दैट लोकेशन हैज बिकम वेरी प्राइम, और प्राइजेस भी उसी हिसाब से अप्रिशिएट हुए हैं। अब सेकेंडली, जो हम आरओआई की बात करते हैं, आप ये देखो, जो अगर 2000 में, ईयर 2000 में किसी ने 20-25 लाख रुपए का अगर वहाँ पे घर खरीदा था, आज अगर वो 3 करोड़ रुपए का घर है या 4 करोड़ रुपए का घर है और वहाँ पे 1 लाख रुपए रेंटल आ रहा है उसको, तो एक 20 लाख रुपए की परचेज्ड प्रॉपर्टी पे इफ यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीस ऑफ रेंटल, अब बनाओ एक्सेल, अब बनाओ अपनी आरओआई कैलकुलेशन। You're making more than 70-80% of ROI every year on that property, but then now you'll say कि नहीं नहीं, बट उसकी हाँ, वैल्यू भी तो उतने की हो गई है यार ना, वो तो एक्सेप्शन, उ- हाँ मतलब उसकी वैल्यू भी तो हाँ। उतनी की हो गई है ना। तो सर, वो जो आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू भी एक लेवल पे आके फिर खरीदोगे तो घर ही ना। तो हम आज से शुरू करते हैं ना। हुँ, हुँ। लेकिन अब जैसे मैंने घर लेना है, मान लो घर लिया, तो उस पे खर्चे शुरू हो जाते हैं साथ-साथ इमीडिएटली, राइट? कि हम्म। मेंटेनेंस देना है, ये करना है, घर को मेंटेन करना है। म्यूचुअल फंड में तो मुझे कुछ नहीं देना, राइट? तो ये एक मैं घर भी लूँ और ऊपर से उसके मेंटेनेंस भी पे करूँ, तो उसका उसका क्या मतलब व्हाट विल यू थिंक अबाउट दैट? देखो, यहाँ पे आई विल से प्रतीक, यू आर मिस्टेकन। पहली बात तो, जो आप मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहे हो अपार्टमेंट के, वो कुछ एमिनिटीज के लिए और कुछ बेनिफिट्स के लिए आप पे कर रहे हो, विच यू आर एंजॉइंग, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल। सेकेंडली, आपने अगर एक बार घर खरीद लिया, राइट, और घर खरीदने के बाद जो भी आपके कंसल्टेंट थे, ब्रोकर थे, उनको आपने ब्रोकरेज दे दी, राइट? नाउ इट इज योर हाउस। बट शायद आपको पता नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप
हर ईयर कुछ मेंटेनेंस फी, वो एक जो म्यूचुअल फंड हाउस जिसको फंड बोलते हैं, फंड हाउस। वो आपसे एवरी ईयर कुछ मेंटेनेंस फी चार्ज करते हैं, राइट? बट एक बात बताओ, अब ब्रोकर तो अगले साल आपके पास नहीं आएगा ना, सर मैंने घर दिलाया था, मेरे को फिर से पैसे दो, ऐसे तो नहीं होगा ना। लेकिन आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करते हो, तो वो एवरी ईयर आपसे कुछ अपनी फीस चार्ज करते हैं, विच इज देयर एक्सपेंस। और वो आपने देखा भी होगा, उसमें लिखा हुआ आता है एक्सपेंस एंड ऑल, एंड दे चार्ज एवरी ईयर। और सबसे बड़ी बात, वो आपका स्टॉक अगर लॉस में भी होगा ना, दे विल स्टिल चार्ज दैट। ऐसा कैसे होता है रियल एस्टेट में? तो मैंने कभी होते हुए नहीं देखा। इट इज अ वन टाइम फीस विच यू पे इन रियल एस्टेट, एंड इट इज अ रिकरिंग फीस विच यू पे इन दी स्टॉक्स। अच्छा, मैं बात मान गया आपकी, ये ठीक है, बट स्टॉक्स में पैसे डूबने के चांसेस आर वेरी लो कंपेयर्ड टू, अगर मैंने आज एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली, मुझे तो पता ही नहीं है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो 5 साल का होराइजन है। करेक्ट, स्टॉक में तो आपको स्टॉक हाथ में आ गया, करेक्ट। राइट? वो 5 साल का होराइजन है कि वो 5 साल बाद 4 साल बाद मिलेगी, बिल्डर ने नहीं कंप्लीट करी, भाग गया। तो एक वो जो रिस्क फैक्टर है ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी स्पेशली, राइट, कंपेयर्ड टू अ लाइव स्टॉक और अ लाइव म्यूचुअल फंड, वो कैसे काउंटर करते हैं? So Pratik, if you are comparing an under construction property and you are comparing a stock, Hmm. right, and you are trying to understand कि वहाँ पे तो कल को प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई, किसी कारण से अंडर कंस्ट्रक्शन हो गई, बिल्डर भाग गया, तो स्टॉक्स में भी ऐसा होता है। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ द कंपनीज जहाँ पे लोगों ने स्टॉक खरीदा और वो आज शायद उसका हाफ क्या 1/10 प्राइस पे भी अवेलेबल नहीं है। पेनी स्टॉक्स जिनको बोलते हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं और कुछ इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं जिसमें कि आप एक्सपेक्ट करते हो बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, बट वो वहाँ पे भी होते हैं फ्रॉड्स, वहाँ पे भी कंपनीज गलत काम करती हैं, वहाँ पे भी कोलैप्सेस होते हैं। सो और रियल एस्टेट में रेरा आने के बाद तो खैर काफ़ी कम हो गया है, ये बहुत अच्छी रेगुलेशन बन गई है। बट कहीं ना कहीं अगर आप इसको कंपैरिजन करके देख रहे हो, तो अगर रियल एस्टेट में 1-2% आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो सेम चीज़ें स्टॉक्स के अंदर भी हैं। ये सेम प्रॉब्लम स्टॉक्स के अंदर भी हैं। पेनी स्टॉक्स लेते हो आप या कोई लो टाइप कंपनी स्टॉक ले लेते हो आप, तो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट, वेदर इट इज़ स्टॉक्स, स्टॉक्स में लोगे तो आप कोशिश करोगे टॉप 50 कंपनीज़ में लोगे, ठीक है ना? ब्लू क्योंकि अगर ये कंपनीज़ ही हाँ, ब्लू हमारे चिप ब्लू कंपनीज़ चिप में का लोगे मतलब, हाँ। कि अगर ये कंपनीज़ ही कल को कोलैप्स हो गई तो वैसे ही सब कुछ कोलैप्स हो गया, यही सोचोगे ना आप। तो आप रियल एस्टेट के अंदर भी जब इन्वेस्ट करो, तो आई हैव ऑलवेज सेड एंड आई एम अगेन सेइंग, पिक अप 10 टॉप डेवलपर्स ऑफ योर सिटी वेयरएवर यू आर, राइट? अगर छोटी सिटी है जहाँ टोटली 10 हैं तो टॉप 3-4 पकड़ लो, और अगर बड़ी सिटी है जहाँ पे 40, 50, 60 डेवलपर होते हैं, तो वहाँ पे टॉप 10 पकड़ लो, इन्वेस्ट विद देम, राइट? There is, I don't think so, there is even a 1% chance that you will go wrong. So you're saying you select the blue chip developers, right? जिसे Should हम blue do. chip stop developers सेलेक्ट करते हैं। सर आपके हार्ड एंड बनी है, आप उसको अच्छी जगह ही लगाना चाहोगे ना, तो अच्छी जगह जब आप सर्वे करोगे, सर्च करोगे, चाहे वो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, चाहे वो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, यू योरसेल्फ वुड लाइक टू पिक अप द कंपनीज वेयरइन यू हैव योर ट्रस्ट, यू हैव सीन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। तो अगर हम उन सब चीज़ों को देख के रियल एस्टेट में भी चलेंगे, तो देयर इज़ वेरी लिटिल चांस दैट यू विल गो रॉन्ग। बट ब्लू चिप कंपनीज अपना प्रीमियम ऑलरेडी लेके चल रही होंगी प्राइसेस में, कंपेयर टू नॉन ब्लू चिप, जो आपके जो नॉन 10% है, लाइक जैसे आपके स्टॉक मार्केट में होता है, जो the money you make more is on non-blue chip company, right? Correct, Because correct, there is the delta available, right? correct, Typical. correct. But same stock market में, sorry, same in the real estate भी होता होगा। We higher the risk, higher the return Right. is a normal shit. Exactly. आप if you want to go for mid cap and small cap funds, then कल को अगर collapse भी होगा तो ज़्यादा होगा, कमाई होगी तो भी ज़्यादा होगी। Delta ये तो बहुत आपको है। अपने पर्सनल लेवल पे रिस्क लेना है कि मेरे को बिल्कुल सेफ चलना है, या आई हैव दैट कैपेसिटी दैट आई कैन गो फॉर दैट टू गुड टू बी ट्रू स्कीम्स, ठीक है ना? वो तो आपने डिसाइड करना है। बट जो हमारा डिस्कशन है कि हम रेंट पे शिफ्ट हो जाएं और घर खरीदें ही नहीं, इज नॉट राइट। घर जरूर खरीदना है। थैंक यू सुनील, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही आई ओपनिंग था। चलो ठीक है। काफी आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल yes योर yes yes it क्वेरीज। will be a good learning for life, yeah. चलो ठीक है, ऑल राइट, थैंक्स अ Thank लॉट। you Sunil. ओके, थैंक यू जी। Thank you.